नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से क्षितिज की पुस्तक के पद्य खंड से कविता अट नहीं रही है, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो जो ये कविता है अट नहीं रही है, अटने का मतलब होता है समाना, यानी कि समा नहीं रही है। इससे पहले कि ये कविता शुरू करें, हम कवि के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। जो कवि निराला जी हैं, उनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर। और इनके पिता थे वो उन्नाव जिले के, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गड़ाकोला के निवासी थे। और इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी जी। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था और ज़्यादातर शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। और इन्होंने बहुत सी भाषाएं जैसे बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेज़ी, हिंदी, इन सभी में जो साहित्य है उसका उन्होंने अध्ययन किया था। बाद में इन्होंने महिषादल रियासत में नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, कुछ ऐसे कारण बन गए थे जिसकी वजह से उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। उसके बाद ये कुछ समय तक रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के पत्र समन्वय का संपादन करते रहे और बाद में उन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी रचनाओं पर दृष्टि डालें तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा है। इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राग विराग, वर्षा गीत। इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानी संग्रह, रेखा चित्र, ये भी बहुत से लिखे हैं, जिनमें उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, उच्च श्रृंखल। फिर कहानी संग्रह है सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी। रेखा चित्रों में है कुल्ली भाट और बकरीहा। जीवनियाँ हैं इनकी राणा प्रताप, ध्रुव और भीष्म। निबंध संग्रह है प्रबंध परिचय और प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्य। इन्होंने बहुत सी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद भी किया है, जिनमें से प्रमुख रचनाएं हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया, जैसे आनंद मठ है, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का विल और रजनी, देवी चौधरानी, राधा रानी, विश्व वृक्ष, राज सिंह और महाभारत। और अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर नज़र डालें, इनकी काव्यगत विशेषताओं पर नज़र डालें तो इनकी काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले तो हम प्रकृति चित्रण को महत्व देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का इन्होंने जो चित्रण किया है अपनी कविताओं में वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यानी कि प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं और इतना सुंदर प्रकृति का चित्रण कर देते हैं कि इनकी कविताओं को पढ़कर हम प्राकृतिक वातावरण में खो जाते हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं। और इसके अलावा इनकी कविताओं में हमें नारी के विविध और नए रूप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देश प्रेम, देशभक्ति की भावना देखने को मिलेगी और कुछ समाज में ऐसी जो है चीज़ें हैं जो उसके लिए इन्होंने विद्रोह किया है। अपनी कविताओं के द्वारा इनको विद्रोह का स्वर भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये इनकी कविताओं में मानवतावाद के दर्शन होते हैं, जीवन दर्शन होते हैं। और इसके अलावा अगर हम भाषा की बात करें तो इनको संगीत शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था और इनकी जो भाषा है वो कोमल, शब्दों में मधुरता होती है, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता और बहुत से अनुप्रास अलंकार जैसे है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इस तरह के अलंकारों का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। तो आपको निराला जी के बारे में समझ आ गया होगा। तो इनकी जो आपके सिलेबस में है 2 कविताएं दी गई हैं। तो 2 कविताएं हैं इनकी उत्साह और अट नहीं रही है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कविता अट नहीं रही है। तो
इसमें हम पहले जानेंगे कि इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं, इस कविता का क्या अर्थ है, इसका जो शीर्षक है उसका क्या अर्थ है। तो अगर शीर्षक की बात करें तो शीर्षक अट नहीं रही है, इसका अर्थ है समा नहीं रही है। अब क्या नहीं समा रही है वो कवि ने इसमें वर्णन किया है। आभा, सुंदरता, चमक। किसकी सुंदरता की बात कर रहा है कवि, किसकी चमक की बात कर रहा है? यहाँ पर वो फागुन महीने की यानी कि फागुन मास की सुंदरता की चमक की बात कर रहा है। फागुन महीने को मधुमास या फिर वसंत ऋतु भी कहा जाता है। और ये आपको पता ही है कि फागुन का जो महीना होता है वो फरवरी और मार्च के बीच का समय होता है। और इस समय जो प्रकृति है चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है और इसमें प्रकृति की व्यापकता के दर्शन हमें कहाँ होते हैं? पेड़ पौधों में, फूलों में, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और कवि ने इस कविता के माध्यम से अपने जो अंतर्मन के भाव है, अपने हृदय के भाव हैं और उनका सारी दुनिया से तालमेल, सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। तो कवि ने इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है और साथ के साथ जो इसमें भाव सौंदर्य है और शिल्प सौंदर्य है वो भी देखते ही बनता है। शिल्प सौंदर्य की बात हम आखिर में करेंगे, बीच में भी बताती रहूँगी आपको मैं। तो हम कविता का पहले भाव जानते हैं यानी कि उसकी व्याख्या करते हैं, भाव सौंदर्य जानेंगे। भाव सौंदर्य क्या होता है? भाव सौंदर्य होता है कविता की आत्मा और जो शिल्प सौंदर्य होता है वो होता है कविता का शरीर। तो पहले हम शिल्प सौंदर्य तो हम साथ के साथ करते ही रहेंगे, आखिर में भी मैं बताऊंगी कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं आपको। और जो भाव है, पहले हम कविता की व्याख्या और भाव को जानते हैं अच्छी प्रकार से। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इसमें मुख्य रूप से कवि ने मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। और पूरी ही कविता जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पूरी कविता के अंदर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। प्रकृति का उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। जो शिल्प सौंदर्य होता है वो कविता का शरीर है। कविता का शरीर किस चीज़ से बनता है? भाषा से बनता है, भाषा शैली से बनता है, शब्दों से, अलंकार से, छंदों से। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है? कविता का शरीर। और जो इसकी भाव होता है वो कविता की आत्मा होता है। तो पहले हम कविता की आत्मा के बारे में पढ़ते हैं यानी कि उसके भाव के बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट का मतलब होता है, आप शब्दार्थ भी साथ के साथ नोट करते जाइए। अट का मतलब होता है समाना या प्रविष्ट होना। आभा का मतलब होता है चमक या सौंदर्य। सट का मतलब होता है चिपकना। तन का मतलब होता है शरीर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि फागुन मास की जो शोभा है, फागुन मास का जो सौंदर्य है वह इतना अधिक है, वह इतना सुंदर है कि यह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में भी नहीं समा पा रही है, यानी कि न तो वो प्रकृति में समा पा रही है और न ही वो फागुन के तन पर चिपक रही है। अर्थात फागुन मास की शोभा चारों ओर इतनी फैली हुई है कि वो न तो प्रकृति में ही समा पा रही है और न ही फागुन के तन पर। यहाँ पर फागुन का तन यानी कि फागुन का तन, यहाँ पर शरीर की बात नहीं की जा रही है। मैंने कहा आपको कि मानवीकरण कर दिया है फागुन का। तो इसमें जो तन है वो फागुन मास के जो वातावरण है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आपको ये तीनों लाइनों की अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। और आगे कवि क्या कहते हैं? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
तो इन 4 पंक्तियों के देखिए क्या कहते हैं इसमें। अब देखिए, कहीं सांस लेते हो। अब सांस लेना जो ये मानवीकरण कर दिया है फागुन का। इसी प्रकार इसमें हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा भी देखने को मिलेगी। जैसे घर घर में एक ही वर्ण जो है उसकी आवृत्ति हो गई है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो गई है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि फागुन मास, यहाँ पर सांस कौन ले रहा है? फागुन मास की बात कर रहा है कवि, कि फागुन मास जब सांस लेता है तो हर घर खुशबू से भर जाता है। घर घर भर देते हो कि फागुन मास जब सांस लेता है तो हर घर खुशबू से भर जाता है, यानी कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। और ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि चारों ओर रोमांच, खुशियां बिखरी पड़ी हैं। और वो खुशियों से भरा हुआ, रोमांच से भरा हुआ जो फागुन है, पंखों के सहारे उड़ने को नभ में, यानी कि पंखों के सहारे आकाश में उड़ने को तैयार है। अर्थात कवि का कहने का आशय क्या है कि फागुन का जो महीना है वह रोमांचित हो गया है। रोमांचित कैसे? कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है तो वो खुश दिखाई देता है। हम भी खुश हो जाते हैं चारों तरफ हरियाली को, इतना सुंदर वातावरण देखकर। तो फागुन का महीना रोमांचित हो गया है, खुश हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि उसको कल्पना के पंख लग गए हैं, पर कर देते हो, और वह आकाश में उड़ना चाहता हो। पर कर देते हो यानी कि ऐसा लगता है कि उसको कल्पना के पंख लग गए हो और वह आकाश में उड़ना चाहता हो। अब आगे की 2 पंक्तियां देखिए। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी कि कवि की आंखें कहाँ से नहीं हट रही? कवि की आंखें कहाँ से नहीं हट रही हैं? कवि कहता है कि हर जगह जो है वो सुंदरता फैली हुई है, हर जगह प्राकृतिक सौंदर्य है। तो जो कवि जब उसको देखता है तो वो टकटकी लगाकर उसको देखता रहता है और उससे वो चाहकर भी उस सौंदर्य से अपनी आंखें नहीं हटा पाता और इस सौंदर्य को वो निहारता रहता है। तो आपको ये पंक्तियां समझ आ गई होंगी। तो आगे की पंक्तियां देखिए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। उर्मे यानी कि हृदय में, मंद गंध धीमी सुगंध, पुष्पमाल पुष्पों की माला। आगे की 2 पंक्तियों के शब्द भी देखिए। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी कि जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरी हुई, पट नहीं रही, पट मतलब कि समा नहीं रही है। तो आपको शब्दों के अर्थ समझ आ गए होंगे। तो इसका भाव देखिए कि पत्तों से यानी कि पेड़ पौधों पर जो नए नए पत्ते आ गए हैं, कहीं पर लाल रंग के तो कहीं हरे रंग के, पेड़ पौधों के ऊपर जो फूल खिले हैं उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने अपने गले में भीनी भीनी खुशबू देने वाली माला लटका ली हो। तो या ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति एक देवी के समान है और ऐसा लगता है कि प्रकृति देवी ने धीमे धीमे खुशबू वाली सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पहन रखी हो। तो आपको इन 4 पंक्तियों की आ गई होगी। अब अंतिम 2 पंक्तियां देखिए। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी कि कवि कहता है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कोई और छोर नहीं है, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, कोई छोर नजर नहीं आ रहा और हर जगह फागुन मास की सुंदरता बिखरी हुई है, फैली हुई है और ये समाई जाती, यानी कि ये कहीं भी समा नहीं रही है। तो आपको ये भाव सौंदर्य समझ आ गया होगा। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य कर लेते हैं। शिल्प सौंदर्य में क्या बताना चाहते हैं? एक तो मैंने आपको ये बताया ही था
कि कविता के अंदर मानवीकरण किया है पूरी कविता में कवि ने, तो मानवीकरण अलंकार तो है ही। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे घर घर और पर, इसमें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार शोभाश्री नहीं रही है, ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण तो पूरा है ही। इसके अलावा हम देखें तो कवि ने फागुन के महीने को मानव की तरह प्रस्तुत किया है, तो इससे पूरी कविता में तो मानवीकरण अलंकार है ही। और मुक्तक छंद का प्रयोग किया है कवि ने, क्योंकि कवि का ये प्रिय छंद है। इसके अलावा यहाँ पर हम कर सकते हैं कि कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और तत्सम शब्दावली है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है इसके अंदर। और प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया है कवि ने और गीतात्मकता है भाषा में, यानी कि गेयता का गुण विद्यमान है भाषा के अंदर। और फागुन मास की, वसंत ऋतु के जो फागुन मास है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कवि ने। तो आप ये सब शिल्प सौंदर्य में कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखिए। बहुत से बच्चे हैं जो इस वीडियो को, जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उनको कई बार नहीं मिलते हैं, वो ढूंढते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड वो आप तक पहुँच पाए, आप उसे देख सको, समझ सको